गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं एटमॉस्फेयर। ये पेपर 2 यूनिट 1 का महत्वपूर्ण टॉपिक है एटमॉस्फेयर। ये टॉपिक आपने 11th में पढ़ा होगा, उसके पहले ही पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा डिटेल में और थोड़ा अच्छी तरह से समझाने के लिए ये टॉपिक काफ़ी अच्छा है। क्योंकि अगर एटमॉस्फेयर ना हो तो ज़िंदगी मतलब लाइफ किसी भी प्लैनेट पे नहीं रह पाती। तो लाइफ किसी प्लैनेट पे होने के लिए एटमॉस्फेयर ज़रूरी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट एटमॉस्फेयर। तो सबसे पहले हम अर्थ की बात करेंगे, क्योंकि हम प्लैनेट अर्थ पे रहते हैं, तो हम बस अर्थ के एटमॉस्फेयर की बात करेंगे, क्योंकि हर प्लैनेट के ऊपर एटमॉस्फेयर अलग अलग है। लेकिन लाइफ बस अर्थ प्लैनेट पे है, क्योंकि यहाँ का एटमॉस्फेयर में ऐसा कुछ है कंपोजिशन कि जिसकी वजह से लाइफ सस्टेन हो पा रही है। बाकी एटमॉस्फेयर में, बाकी प्लैनेट पे ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं है कि जहाँ पे लाइफ सस्टेन हो सके। सो हम पहले देखेंगे कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर एक्चुअली है एक लेयर है हमारे अर्थ को सराउंडिंग करते हुए। ओके, इज एयर सराउंडिंग द अर्थ एंड बाउंड टू द अर्थ बाय द अर्थ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। और ये जो लेयर है, इस लेयर में जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे या जो कुछ कंपोजिशन होगा, वो हमारे एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं जा रहा है, क्योंकि वो अट्रैक्ट हो रहा है ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से। वो हम हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर ही रहते हैं। अब एटमॉस्फेयर की जो मैक्सिमम 3/4 हमारा जो एरिया है एटमॉस्फेयर का, वो आ जाता है 10 किलोमीटर के अंदर की। ये काफ़ी छोटी लेयर है, कहा मैंने आपको पहले कि काफ़ी बड़ी लेयर नहीं है, छोटी लेयर है एटमॉस्फेयर। लेकिन ये छोटी लेयर 10 किलोमीटर के अंदर तक की उसके मैक्सिमम पार्ट्स कंपोजिशन आ जाते हैं। फिर 10 किलोमीटर के बाद जो एटमॉस्फेयर की जो भी लेयर है उसमें एक तो कंपोजिशन मतलब मैटर कम होता है, उसमें सिर्फ आयंस होते हैं या फिर वो वॉल्यूम वैक्यूम स्पेस होता है। ओके, अब मेजर गैसेस कौन से है? नॉन चेंजिंग गैसेस जिसका कॉन्सेंट्रेशन फिक्स है एटमॉस्फेयर में, वो है नाइट्रोजन N2 78.08, ऑक्सीजन O2 20.95, आर्गॉन Ar 0.92, नियॉन Ne 0.0018, हीलियम 0.0005, हाइड्रोजन H2 0.0006 एंड xenon 0.000009। ओके, तो ये नॉन चेंजिंग गैसेस है जिसका कॉन्सेंट्रेशन मतलब जैसे क्वांटिटी एयर में चेंज नहीं, एटमॉस्फेयर में चेंज नहीं होती है। ओके, अब दूसरा है वेरिएबल गैसेस, जो अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, अकॉर्डिंग टू वाटर, अकॉर्डिंग टू पोल्यूशन, इनका कॉन्सेंट्रेशन चेंज होते रहता है। तो वो है वाटर वेपर H2O 0.4%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.037%, मतलब ये कम ज़्यादा होते रहता है, क्योंकि ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट, ड्यू टू एयर पोल्यूशन etc। मीथेन 0.00017, N2O 0.0003, ओजोन O3 0.000000, 6 बार 0 बाद में 2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, इनका कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी निग्लिजिबल होता है, लेकिन ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहते हैं। अब SO2 जो होता है वो वोल्केन उसके द्वारा एटमॉस्फेयर में आता है, और NO2 होता है वो हमारे हम जो प्रोडक्ट जलाते हैं, कंबशन करते हैं, उसके वजह से मतलब कोई भी लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग हम जलाते हैं, उससे जो धुआं निकलता है जलाने के बाद, उसमें NO2 होता है। ओके, वेरिएबल गैसेस मैंने कहा था, वाटर वेपर, मीथेन। अब इसके बाद है नॉन गैस कॉन्स्टिट्यूट, मतलब जो गैस है ना, मतलब ना चेंजिंग गैस है और ना ही कांस्टेंट गैस है। ओके, उसके एग्जांपल है एरोसॉल्स, मतलब लिक्विड और सॉलिड का मिक्सचर जो एयर में सस्पेंड होता है। कुछ मैटर्स जैसे फॉर एग्जांपल स्मोक, सॉइल, डर्ट, सी सॉल्ट, वोल्केनिक डस्ट, इतनी ये सारी चीज़ें एटमॉस्फेयर में होती है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड भी होते हैं, जैसे बारीक हम आपको दिखते होंगे, बारीक बारीक सीड्स होते हैं, पोलन ग्रेन्स होते हैं हवाओं में, बैक्टीरिया होते हैं, और हमारे मेल और फीमेल स्पोर भी होते हैं कुछ कुछ प्लांट्स के जो हवा में उड़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी एटमॉस्फेयर में होती है। ये कुछ डायग्राम्स है स्पोर्स के, पोलन्स के, बैक्टीरिया के जो हवा में रहते हैं। अब ये जो स्पोर्स, डस्ट पार्टिकल या फिर एयर पार्टिकल जो हवा में, तो इम्पोर्टेंट क्यों है?
क्योंकि अगर ये ना होते हमारे जो क्लाउड बनते हैं वो क्लाउड नहीं बन पाते, क्योंकि जो कंडेंसेशन प्रोसेस होती है न्यूक्लियर कंडेंसेशन वाटर की एटमॉस्फेयर में, वो एक पार्टिकल के ऊपर ही होती है। मतलब जब क्लाउड कंडेंस होता है तो क्लाउड कंडेंस होने के लिए उसे एक सॉलिड मैटर चाहिए जिसके ऊपर फिर लेयर बनती जाती है पानी की। इसलिए ये मैटर काफ़ी ज़रूरी होता है एटमॉस्फेयर में, और इन एटमॉस्फेयर में इस मैटर की वजह से हमें स्कैटरिंग ऑफ लाइट मिलती है। ओके, क्योंकि ये लाइट को स्कैटर करते हैं, मदद करते हैं, और हमें रेनबो दिखता है। अब स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, तो मैंने पहले कहा था कि एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर ये काफ़ी थीन लेयर है। जैसे इस संतरे को देख रहे हो आप, संतरे के ऊपर जो लेयर निकाली है वो थीन लेयर उसी टाइप का है। अर्थ की जो रेडियस है वो अबाउट 6400 किलोमीटर है। नियरली ऑल द एटमॉस्फेयर इज कंटेन इन द लेयर फ्रॉम द सरफेस टू 100 किलोमीटर। हैबिटेटेड एटमॉस्फेयर ओनली द फर्स्ट 5 किलोमीटर। मतलब 100 किलोमीटर तक हमारे एटमॉस्फेयर की लेयर है, लेकिन जो रहने लायक ज़िंदगी है वो बस पहले 5 किलोमीटर में है। सो एटमॉस्फेयर इज़ ओनली 5 किलोमीटर ही रहने लायक है। उसके बाद वो काफ़ी थीन होते जाती है, जहाँ पे लाइफ काफ़ी कम गिरती है। ये एटमॉस्फेयर की कुछ फोटोज़ बाद में है, हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। वर्टिकल स्ट्रक्चर देखेंगे एटमॉस्फेयर का। सबसे पहले आता है ट्रोपोस्फियर, फिर आता है स्ट्रेटोस्फियर, फिर आता है मेसोस्फियर, और बाद में आता है थर्मोस्फियर। तो आप देखो ये डायग्राम है, डायग्राम में आप देखेंगे कि पहले 10 किलोमीटर तक 8 से अपने सी लेवल से 9 और 8 किलोमीटर तक है ट्रोपोस्फियर। फिर आते हैं बाद में है 8 से 29-30 किलोमीटर स्ट्रेटोस्फियर। फिर आता है 29 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक मेसोस्फियर। फिर आता है 50 किलोमीटर से 90 किलोमीटर थर्मोस्फियर। फिर 90 किलोमीटर के ऊपर जो है हम उसे कहेंगे एक्सोस्फियर, जो आता है स्पेस। अब ट्रोपोस्फियर, ये मैंने कहा 9 किलोमीटर या रफली 10 किलोमीटर का एरिया होता है। ओके, जो एटमॉस्फेयर का टोटल मास है उसके 3/4 मास इसी लेयर में पाया जाता है। जो हवामान की घटनाएं होती है, मतलब क्लाउड बनना, पानी गिरना, मैक्सिमम जो ये सारी चीज़ें इसी लेयर में होती है। हम जैसे जैसे इस लेयर में हम ऊपर जाते जाएंगे, ओके, मतलब जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे वैसे टेम्परेचर ठंडा होते जाएगा। टेम्परेचर जनरली डिक्रीज विथ हाइट इन दिस लेयर। अब हम जनरली इसका जो रेशियो होता है 6.5 सेंटीग्रेड पर किलोमीटर। मतलब हम जैसे जैसे 1 किलोमीटर ऊपर होते जाएंगे, हर 1 किलोमीटर के ऊपर के बाद आपको टेम्परेचर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होते जाएगा। द टॉप ऑफ ट्रोपो इज कॉल्ड एज ट्रोपोपॉज। मतलब जहाँ पे ये एंड होता है ट्रोपोस्फियर हम कहते हैं ट्रोपोपॉज। इसी मिड एल्टीट्यूड में ट्रोपोपॉज में जेट स्ट्रीम स्ट्रॉन्गेट होती है। अबोव द ट्रोपो इज द स्ट्रेटोस्फियर। ये है ट्रोपोस्फियर। हमारी जो वाइट क्लाउड दिख रहा है आपको, वहाँ जहाँ पर वाइट पूरा लाइन दिखता है वहाँ तक ट्रोपोस्फियर। उसका जो आपको ब्लू कलर की लाइन दिखेंगी, आप आसमान दिखेगा, वो होता है स्ट्रेटोस्फियर। अब स्ट्रेटोस्फियर होता है 10 से 50 किलोमीटर अबव द सरफेस। मतलब 10 से 50 किलोमीटर का जो एरिया होता है अपने अर्थ सरफेस के ऊपर का, हम उससे कहेंगे स्ट्रेटोस्फियर। टेम्परेचर कांस्टेंट इंक्रीजिंग विथ हाइट। जनरली टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, या फिर जैसे हम हाइट ऊपर जाते जाएंगे वैसे टेम्परेचर बढ़ते जाएगा, स्टेबल नहीं रहता है। ओनली ओकेजनल गेट और शूटिंग फ्रॉम कन्वेक्शन पुशिंग इनटू दिस एयर। मतलब ज़्यादा टेम्परेचर में वेरिएशन नहीं होता है। और इसी स्ट्रेटोस्फियर में जनरली जो हमारे प्लेन्स होते हैं, एरोप्लेन्स, वो इसी लेयर में उड़ते हैं स्ट्रेटोस्फियर में, मतलब 10 से 50 किलोमीटर के लेयर में। यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, इसीलिए हम इस लेयर में प्लेन उड़ाते हैं, क्योंकि इसका प्लेन के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हो पाता है। और इसी स्ट्रेटोस्फियर लेयर में ओजोन लेयर होती है, और हमारी ओजोन लेयर का स्ट्रेटोस्फियर होने की वजह से हमें इस ओजोन लेयर काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि इस ओजोन लेयर की वजह से यूवी रेडिएशन, जो यूवी लाइट्स होते हैं, वो हमारे अर्थ तक नहीं पहुँच पाते। ओजोन लेयर उसे अब्जॉर्ब कर लेती है और हमें प्रोटेक्ट करती है यूवी लाइट से। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण लेयर है ओजोन लेयर, जो पाई जाती है स्ट्रेटोस्फियर में। और इसका कम होने का एक महत्वपूर्ण कारण है एरोप्लेन में जो हम फ्यूल इस्तेमाल करते हैं CFC की वजह से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से हमारा ओजोन लेयर थोड़ा कम हो गया है। अब ये जो ओजोन की जो लिमिट होती है वो होता है 10 to 30 किलोमीटर। मतलब 10 से 50 होते हैं स्ट्रेटोस्फेरिक की लिमिट, और उसमें 20 से 30 किलोमीटर के बीच में होता है स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन। ये हमारे पृथ्वी को यूवी लाइट से बचाता है।
अब ये O3 है मतलब ओजोन बनता कैसे है, जब ऑक्सीजन का O2 का रिएक्शन होता है यूवी मॉलिक्यूल के साथ, तो इसके 2 सिंगल रेडिकल बनते हैं। फिर ये 2 सिंगल रेडिकल ऑक्सीजन के O2 के साथ मिक्स कंबाइन होके फिर बनता है O3। और फिर इस O3 को जब यूवी लाइट आती है, O3 जब आती है, यूवी लाइट जब आती है तो O3 से ऑब्जर्व कर लेता है और फिर से उसका टूटना बन जाता है O2 + O में। तो ये रिएक्शन कंटिन्यू चलती रहती है। अब यहाँ पे जो यम दिखाया है, ये हम एक कैटलिस्ट मॉलिक्यूल हो सकता है, जहाँ पे हम उससे हम कहेंगे कि चाहे तो वो बिजली कड़कना हो, चाहे वो एटमॉस्फेयर में रेडिएशन हो, चाहे वो यूवी लाइट कुछ भी हो। ओके, तो इस तरह से O3 यूवी लाइट ऑब्जर्व करता है। उसका ऑब्जर्व करने के बाद वो डिस्ट्रीब्यूट होता है O2 और O में। फिर से O2 के पे जो यूवी मिलता है, यूवी लाइट मिलती है, तो O2 और O2 के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं सिंगल O और फिर O सिंगल मॉलिक्यूल O2 के साथ मिक्स होकर फिर से O3 बनता है। तो ये साइकिल कंटिन्यू चलती रहती है, इसे कहते हैं ओजोन साइकिल। मैंने कहा था रेफ्रिजरेंट, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का एग्जाम्पल दिया था, सेम। अब है स्ट्रेटोस्फीयर में, मैंने फिर से कहा था कि यहाँ पे जेट एयरक्राफ्ट हमारे ज़्यादा उड़ते हैं। अब है मेसोस्फीयर, सेकंड रीजन ऑफ टेम्परेचर डिक्लाइन विथ हाइट, मतलब जैसे जैसे हम हाइट मेसोस्फीयर में बढ़ते जाएंगे टेम्परेचर कम होता जाएगा। और जो मेसोस्फीयर की जो लेंथ है वो है 50 से 80 किलोमीटर। ओके, अब यहाँ पर जनरली नॉक्टिल्यूशन क्लाउड्स तैयार होते हैं जो आइस कोटेड मीटियोर की डस्ट की तरह दिखते हैं। जैसे आप नॉर्वे जाओगे या फिर नॉर्थ पोल साउथ पोल जाओगे, आपको ऑरोरा दिखता है, तो वो इसकी वजह से दिखता है। ये देखिए नॉक्टिल्यूशन क्लाउड्स एग्जाम्पल, काफ़ी ब्यूटीफुल दिखते हैं ये। मेसोस्फीयर का जो कोल्डेस्ट प्लेस है टेम्परेचर वो होता है 90 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये एंड होता है मेसोपॉज पे, यानी 80 किलोमीटर पे। बाद में थर्मोस्फीयर जनरली 80 से 140 किलोमीटर के लेंथ में पाया जाता है। रीजन ऑफ वार्मिंग विद हाइट, जैसे जैसे हम थर्मोस्फीयर में ऊपर जाते जाएंगे उसका टेम्परेचर बढ़ते जाएगा। वार्मिंग प्रोड्यूस बाय द ऑब्जर्प्शन ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ अल्ट्रावायलेट कंपोनेंट्स इन अपर ट्रोपोस्फीयर बाय O2। और ये जो थर्मोस्फीयर में जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसकी मेन रीज़न है हमारा ओजोन लेयर का ऑब्जर्व करना और वो डिसिपेट करना उस हीट को थर्मोस्फीयर में। इसी लेयर में हमें ऑरोरा दिखा जाता है। ऑरोरा मतलब काफ़ी ब्यूटीफुल आयंस जब लाइट रिफ्लेक्ट होकर जब आयंस चमकते हैं तो हम उसे ऑरोरा कहते हैं। आपको ये ऑरोरा मैक्सिमम नॉर्थ पोल साउथ पोल दिखाई देगा। अब आइनोस्फीयर, तो आइनोस्फीयर कोई लेयर नहीं है, ये एक एरिया है जो स्टार्ट होता है मेसोस्फीयर से और एंड होता है थर्मोस्फीयर पे। मतलब आइनोस्फीयर इज नॉट डिस्टिंक्ट लेयर लाइक अदर मेंशन अबव। इंस्टेड आइनोस्फीयर इज सीरीज ऑफ रीजन्स in parts of the mesosphere and thermosphere where high energy radiation from the sun has knocked electron loose from their parent atoms and molecules। आइनोस्फीयर, इसका नाम आइनोस्फीयर इसलिए दिया गया है क्योंकि इसमें आयंस मिलते हैं। तो ये लेयर होती है थर्मोस्फीयर टू आइनोस्फीयर में, जहाँ पर सनलाइट की वजह से जो मॉलिक्यूल्स है उनको वो ब्रेकडाउन हो जाते हैं और वो आयंस के फॉर्म में हो जाते हैं, कैटायंस एंड एनायंस। तो ये आइनोस्फीयर की वजह से हमारा जो रेडियो वेव्स होते हैं, जो हमारे तरंग, इन आइनोस्फीयर की वजह से हमारा कम्युनिकेशन हो पाता है। तो हम सैटेलाइट जो छोड़ते हैं हम इस आइनोस्फीयर के लेयर में ही छोड़ते हैं। और बाद में है एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। और एक्सोस्फीयर की जो स्टार्टिंग है वो अबाउट 6000 मतलब 100 किलोमीटर से बाद में जितना भी 10,000 किलोमीटर उठता है एरिया हम कहेंगे एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर हैज़ गैसेज लाइक हाइड्रोजन, हीलियम, और ये काफ़ी बड़ा होता है। जनरली यहाँ पे एक तो आप सांस नहीं ले सकते, यहाँ पे हवा नहीं होती है। आप इससे कहेंगे कि हवा निगलिजिबल होती है, जो होती है वो हीलियम और हाइड्रोजन होती है, और इट्स वेरी कोल्ड। ओके, यह है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एक्सोस्फीयर। मतलब अर्थ से 10,000 किलोमीटर तक लेयर को हम कहेंगे एक्सोस्फीयर। थैंक यू। अगर आपको इसी टॉपिक पे कोई भी सवाल हो तो आप यूट्यूब पे या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे चैट करके आप पूछ सकते हैं। तो होप आपको टॉपिक समझ आया होगा। थैंक यू।